हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं पैक्स नॉलेज चैनल पर नई जानकारी के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि राजस्थान के अंदर बिना ब्याज का ऋण वितरण किया जा रहा है। पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने किसानों का ऋण माफ किया था। उसके बाद 2019 में वापस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने भी किसानों का ऋण माफ किया था। ये सारे जो ऋण हैं, ये कहां से दिए जाते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है, कौन इनको देता है, किस तरह ये लिया जाता है, आज हम उन सारी जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, बिना ब्याज के ऋण वितरण, ये इसका नाम है। बिना ब्याज के लोन लेना ये सहकारी समितियों के माध्यम से दिया जाता है। मैं दोस्तों आप लोगों के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में सहकारिता की जो शुरुआत है वो कब की गई, कब से हुई, किसने की, किस तरह से इसका हुआ और कहां इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता की जो शुरुआत है सन 1904 के अंदर डीग भरतपुर कृषि बैंक की स्थापना के साथ में हुई थी। 1904 डीग भरतपुर के अंदर जो है, यहां कृषि बैंक की स्थापना के साथ में राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत हुई। दोस्तों, 1904 में ही अजमेर में सहकारिता की शुरुआत हुई, अर्थात 1904 में भरतपुर और अजमेर दोनों में एक साथ इसकी शुरुआत हुई थी। 1905 में भिनाय अजमेर में पहली बार सहकारी समिति की स्थापना की गई। 1905 में भिनाय अजमेर में पहली बार सहकारी समिति की स्थापना की गई थी और 1910 में अजमेर में प्रथम सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी। पहला जो सहकारी केंद्रीय बैंक था वो हमारा 1910 में अजमेर में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, राजस्थान के बाकी हिस्सों में सहकारिता की कैसे कैसे शुरुआत हुई तो वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ था। सहकारिता का जो ध्वज है, सहकारिता का जो झंडा है, उसके अंदर 7 रंग की पट्टियां हैं। 7 रंग की पट्टियां हैं। सर्वाधिक सहकारी समितियां जयपुर में हैं और सबसे न्यूनतम सहकारी समितियां सिरोही के अंदर हैं। दोस्तों, राजस्थान सहकारिता की शुरुआत में 1904 भरतपुर अजमेर, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं आपको, 1904 में भरतपुर व अजमेर, इसी के साथ 1915 में कोटा और 1924 के अंदर बीकानेर में शुरुआत हुई। 1924 में बीकानेर, 1934 में अलवर जिले में हुआ था, 1935 में किशनगढ़ अजमेर में हुआ था, 1938 जोधपुर में, 1944 जयपुर में, 1947 धौलपुर और 1949 उदयपुर में शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको जानकारी दे रहा था राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत, और इसी सहकारिता की वजह से हमारे किसान भाइयों को साख समितियों के द्वारा, ऋणदात्री सहकारी समितियों के द्वारा कृषि कार्य हेतु ऋण की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उस ऋण को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस ऋण को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सहकारी बैंक में अकाउंट खोलना होता है। दोस्तों, सबसे सर्वप्रथम जो कार्य है, जो हमें करना है, वो सबसे पहले हमें सहकारी बैंक में जाकर के अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अकाउंट खुलवाने के बाद हमें इसका रजिस्ट्रेशन जीएसएस पे आके कराना पड़ता है। जीएसएस के अंदर आपको प्रवेश शुल्क और हिस्सा राशि, कम से कम 100 रुपए हिस्सा राशि लेकर के आपकी रसीद काटी जाएगी, आपको उसमें प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक के माध्यम से होता है। उसके लिए आपको अपने दस्तावेज लेके जाने होते हैं। उन दस्तावेजों में मुख्यतः आपकी जो जमाबंदी है उसकी नकल चाहिए।
जो भी आपकी जमीन है उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जमाबंदी के साथ में आपको आधार कार्ड चाहिए, भामाशाह चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपका फोटो चाहिए। इस तरह से दोस्तों रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीयन कराना होगा और पंजीयन कराने के बाद में आपका बायोमेट्रिक होता है, अंगूठा लगता है, निशान लगता है आपका। जैसे ही आपका निशान लगेगा पूरा आपका डाटा पोर्टल के ऊपर खुल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एमसीएल स्वीकृत करानी होती है। जैसे बायोमेट्रिक हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपकी एमसीएल बनेगी। एमसीएल मतलब मेंबर क्रेडिट लिमिट। मेंबर क्रेडिट लिमिट ये आपकी तैयार होगी। ये होने के बाद डीएमआर तैयार होगी, अर्थात डिजिटल मेंबर रजिस्टर, ये तैयार होगा। और उसके बाद आपका लोन अप्रूवल होगा, अर्थात ऋण स्वीकृत होगा। ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक से लोन ट्रांसफर होगा आपके अकाउंट में। जो बैंक है, सहकारी बैंक है, वो लोन को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तब आप ऋण प्राप्त कर पाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों वो ऋण आपको प्राप्त होता है। ये ऋण क्यों दिया जाता है? राज्य सरकारें दोस्तों जो ये ऋण उपलब्ध कराती है, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है? दोस्तों खेतिहर मजदूर और किसानों को भूधारक जो होता है उसको सरकार खेती करने के लिए, कृषि कार्य को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। ये ऋण दो प्रकार का होता है दोस्तों। साल में इसको 2 बार दिया जाता है। एक बार इसको रबी ऋण के रूप में जाना जाता है और दूसरा इसे खरीफ ऋण के रूप में कहा जाता है। दोस्तों ये जो ऋण है ये भूमि धारक को दिया जाता है, जिसके नाम जमीन होती है उसको दिया जाता है। अब से पहले ये बटाईदार को भी दिया जाता था, पशुपालक को भी दिया जाता था, मजदूर वर्ग को भी दिया जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन होने के बाद अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ उसे दिया जाता है जो वास्तव में काश्तकार है, जिसके नाम जमीन है। आज तक का तो नियम यही है। बाकी इसमें अभी राज्य सरकार सुधार करने वाली है। बाकी लोगों को भी ऋण उपलब्ध कराने की उनकी मंशा है। तो दोस्तों किस समय पर यह ऋण दिया जाता है? दोस्तों इस ऋण को देने और इसको वापस लेने का समय भी निश्चित है। खरीफ फसल के लिए इसे अप्रैल के अंदर दिया जाता है और 30 मार्च में इसे वापस ले लिया जाता है, अर्थात अप्रैल से और 30 मार्च तक का समय इसका निर्धारित है। रबी जो ऋण होता है दोस्तों वो 1 सितंबर से स्टार्ट होता है और 30 जून को खत्म हो जाता है। अर्थात खरीफ है वो अप्रैल से मार्च तक होता है और रबी जो ऋण है वो सितंबर से जून तक का होता है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अगर इसको नहीं चुकाया तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है ऋण ले लिया और अगर उसको नहीं चुकाया तो दोस्तों आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने समय पर ऋण का चुकारा नहीं किया तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। भाई ब्याज देना पड़ेगा तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? दोस्तों इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का बराबर की सहभागिता है। राज्य सरकार है वो इसका 4% ब्याज वहन करती है और केंद्रीय सरकार जो भारत सरकार है वो उसका 3% वहन करती है। अगर आप लोगों ने समय पर इस ब्याज को नहीं चुकाया तो ये 7 का 7% अर्थात भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो वहन करने का है वो पूरा का पूरा आपको वहन करना पड़ेगा। जिस दिन लिया उस दिन से और इनकी जो ड्यू डेट होती है तब तक तो 7% देना पड़ेगा और उसके बाद जितना समय आप बाकी का बच जाएगा उस ब्याज में आपको ओवरड्यू ब्याज देना पड़ेगा, जो कम से कम 9% का प्रावधान है।
तो दोस्तों यहां समझने की बात यह है कि अगर आपने अप्रैल के अंदर इस ब्याज को लिया है, इस ऋण को लिया है, तो ये आपको मार्च में चुकाना पड़ेगा। आप मार्च तक इसको चुका दो। अगर मार्च तक नहीं चुकाओगे तो उसके बाद आपके 9% ब्याज लग जाएगा, यानी कि मार्च तक का तो 7% लगेगा, लेकिन उसके बाद का आपको 9% चुकाना पड़ेगा। और अगर आपने 1 सितंबर से और 30 जून के बीच में लिया है, रवि का लिया है, तो सितंबर में लेने के बाद आपको 30 जून तक वो लोन चुकाना पड़ेगा। अगर आप उस ऋण को नहीं चुकाते हो तो फिर वो ही ड्यू डेट तक यानी 30 जून तक 7% और उसके बाद आपको ओवरड्यू ब्याज चार्ज किया जाएगा। दोस्तों पिछले 2-3 साल से राज्य सरकार ने इसमें एक प्रावधान और किया है। कभी महामारी की वजह से, पिछली बार कोरोना काल की वजह से, अब की बार भी कोरोना काल की वजह से और उससे पहले ओलावृष्टि की वजह से राज्य सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ा दिया था। यानी रबी और खरीफ का दोनों ही का जो वो ब्याज था वो राज्य सरकार ने 1 साल या 30 जून, अर्थात आपने जितनी तारीख से लोन लिया है उससे 1 दिन पहले, मान के चलो आपने 5 मई को लिया है, तो आप आने वाली 5 मई से 1 दिन यानी 4 मई तक उसको वापस जमा करा दो, ब्याज नहीं लगेगा। दूसरा, जिस तारीख से आपने ब्याज में जो कर्जा लिया है, जो ऋण लिया है, उस तारीख से 1 वर्ष या 30 जून, आपने जिस दिन ऋण लिया है उससे 1 वर्ष या 30 जून, जो भी पहले आ जाएगी डेट, उस तक वो वैध होगा। उसके बाद आपसे ओवरड्यू चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ में कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेना देना भी हो जाता है, लेकिन हिस्सा राशि का क्या लोचा है? दोस्त हिस्सा राशि का मतलब होता है शेयर कैपिटल। आपने मान के चलो अब की बार आपने ऋण आवेदन किया और सहकारी समितियों के द्वारा केंद्रीय बैंक ने आपको 15,000 रुपए दे दिए, तो 15,000 का 8% आपका शेयर कैपिटल होगा, यानी 15,000 में से 1,200 रुपए आपके हिस्से खाते जमा हो जाएंगे। ये हिस्से खाता कब तक रहेगा आपके पास? जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे। जैसे जैसे आपका ऋण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे 8% हिस्सा राशि आपसे चार्ज कर ली जाएगी। और जैसे ही आप अपने अकाउंट को बंद करोगे कि सर इससे आगे मुझे ऋण नहीं चाहिए, तो वो हिस्सा राशि आपकी वापस कर दी जाएगी। मान के चलो जैसे 15,000 रुपए आपने ऋण लिया, तो 15,000 का आपको 13,800 नगद मिल जाएगा, यानी कि 1,200 रुपए आपके हिस्से खाते जमा हो जाएंगे। जब आप ऋण चुकाने जाओगे तो आपको 15,000 ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1,200 रुपए आपके शेयर कैपिटल में जमा हो। दोस्तों इस सब के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? मतलब इतना सब कुछ करने के लिए पात्र व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? दोस्तों इसकी सदस्यता के लिए सबसे पहले पात्र व्यक्ति को ही ये लोन दिया जाता है। पात्र व्यक्ति कौन कौन है भाई? इस ऋण को प्राप्त करने की योग्यता कौन कौन रखता है? कैसे किसानों को ये दिया जाता है? तो सबसे पहले कृषक हो, लघु कृषक हो, सीमांत कृषक हो, मतलब कोई भी कृषि श्रमिक या पशुपालक जो भी कोई है वो कृषि कार्य से संबंधित तो है ही, लेकिन उसका कृषि के ऊपर लघु किसान हो, सीमांत किसान हो या फिर बड़ा किसान हो, या अर्थात उसका किसान होना अनिवार्य है। दूसरा ग्रामीण दस्तकार। दोस्तों इसमें बायलॉज 3(6) में परिभाषित किया गया है क्यों ग्रामीण दस्तकार है, ग्रामीण दस्तकार है तो भी उसको मिल जाता है। अगला है कार्य क्षेत्र का निवासी हो। दोस्तों जहां जिस सहकारी समिति में वो निवास करता है उसी ही को ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
अर्थात वो इस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मान के चलो कि आपकी जो जीएसएस है, आपकी ग्राम सेवा जो सहकारी समिति है, उससे जो ऋण ले रहा है वो आपके कार्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। आपके पास जो 8 गांव है, 10 गांव है, 25 गांव है, 2 पंचायत है, 1 पंचायत या 4 पंचायत है, उन सब में उसका कहीं ना कहीं रहने का स्थायी निवास होना चाहिए। दूसरा, प्रार्थना पत्र प्रवेश व हिस्से के लिए। दोस्तों, जब आप प्रार्थना पत्र देंगे तो उसके साथ में प्रवेश व हिस्से के लिए 100 रुपए मूल्य के हिस्से के साथ प्रस्तुत करना होगा। यानी जो आप आवेदन देंगे उसमें कम से कम 100 रुपया हिस्सा राशि और प्रवेश शुल्क के साथ आपको रसीद काट के दी जाएगी और आपको इसकी सदस्यता प्रदान कर दी जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को सदस्यता प्रमाण प्रदान की जाएगी। अर्थात निर्धारित जो मापदंड बनाए हुए हैं, निर्धारित जो प्रक्रिया बनाई हुई है, उसके अनुसार आपको इसकी सदस्यता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, समिति में ऐसी न्यूनतम रकम न्यूनतम कालावधि के लिए जो रजिस्ट्रार महोदय द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, वह कालावधि जिसके दौरान जमा राशि सोसाइटी में रहती है, पूर्ण मतदान अधिकारों सहित उस सोसाइटी का सदस्य समझा जाएगा। उसे उस सोसाइटी का सदस्य समझा जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई प्रक्रिया लोन लेने की, लेकिन अब इसमें किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है वो थोड़ा सा मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं। सबसे पहली, सहकारी बैंक का अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, मतलब सहकारी बैंक का खाता आपका खुला हुआ होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ में आपको भामाशाह जनाधार, जनाधार आपके राजस्थान में बना हुआ है, तो आपको या तो भामाशाह कार्ड आपके साथ होना चाहिए या फिर जनाधार कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए। आपकी खेती करने योग्य जो जमीन है उसकी नकल चाहिए जमाबंदी की। आपकी जो भूमि है उसकी जमाबंदी की नकल चाहिए। और इसके साथ में एक फॉर्म है जिसका नाम है अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन फार्म। अल्पकालीन फसली ऋण आवेदन, आधार, भामाशाह या जनाधार और पैन कार्ड, जमाबंदी की नकल और अल्पकालीन फसली ऋण का आवेदन फार्म के साथ साथ सहकारी बैंक का अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, ये हो गया आपका दस्तावेजों का। अब आती है कि ऋणदात्री सहकारी समिति के और क्या क्या कार्य हैं। दोस्तों, सहकारी समिति के कंधों पर बहुत सारा प्रबल भार है। अब जिनको आप सिर्फ सहकारी समिति समझ रहे हो, इनका उद्देश्य सर्वहित है, जन कल्याण है। मतलब जिसके अंदर जिन सहकारी समितियों को आप सहकारी समितियों का अर्थ अगर मैं बताना चाहूं, इसको परिभाषित करना चाहूं, तो सर्वजन हिताय की भावना इनकी रहती है। मतलब इसमें सबका समान अधिकार होता है, सबका समान लाभ होता है, सबका समान विचार होता है, सबकी समान स्थिति होती है, भावना होती है। इसका जो शीर्षक है, इसका जो नारा है, इसका जो बोल है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों सहकारी समितियां हैं, इनमें ये ऋण देने के साथ साथ मिनी बैंक का कार्य करती हैं। दोस्तों, मिनी बैंक के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मिनी बैंक के अंदर बचत खाते, एफडी खाते, आरडी खाते, उपभोक्ता ऋण आदि सारे कार्यकलापों को अंजाम दिया जाता है।
मिनी बैंक में खाता खुलवाने के लिए दोस्तों आपको अपनी क्षेत्र की सहकारी समिति में जाना होगा, वहां उस व्यवस्थापक से संपर्क करना होगा। आपको अपनी 2 आईडी ले जानी होगी, फोटोस पहचान पत्र की, आधार कार्ड की या फिर पैन कार्ड की, ये आईडी आपको साथ लेकर के जाना होगा। जैसे आप वहां जाएंगे आप अपनी अमानत जमा करा देंगे, वो आपको पासबुक देगा, पासबुक छाप करके आपको देगा, उसके अंदर उसका विवरण होगा, दिन तारीख वो सब डेट उसके अंदर लिख के देगा, कितना पैसा आपने जमा कराया, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ उसके अंदर होगा। जिस तरह सभी बैंक करते हैं उसी तरह। और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार, अपेक्स बैंक की गाइडलाइन के अनुसार उनका ब्याज का, लोन का जो भी सिस्टम है वो सारा आपको नियमावली वो बताई जाएगी। दोस्तों इस बैंक के अंदर बचत खाता खोल करके आप अपनी छोटी छोटी सेविंग करके अपना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। एफडी करा करके मान के चलो आपके पास कोई अमाउंट है और वो साल भर, 2 साल भर या 3 साल बाद आपके काम आने वाला है, तो आप अपनी उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हो। जिस तरह कॉमर्शियल बैंक आपको पूरा ब्याज देते हैं, ठीक उसी तरह ये सहकारी समितियां भी आपको पूरा ब्याज देती है, पूरा इंटरेस्ट देती हैं। आप वहां जाइए, अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट कराइए और इसका लाभ उठाइए। इसके साथ में दोस्तों एक आरडी के नाम से और होती है, इसके अंदर आपको हर महीने एक फिक्स राशि जमा करानी होती है, जो धीरे 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 करके आपको लास्ट में एक मोटी रकम के रूप में वापस मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा ये जो सहकारी समितियां हैं ये उपभोक्ता ऋण प्रदान करती हैं। मान के चलो आपको अपना कोई भी लघु उद्योग करना है, छोटा काम करना है, मान के चलो आपको डेयरी खोलनी है, तो ये बैंक आपको डेयरी का लोन देता है। 2 भैंस के, 3 भैंस के लिए ये पैसे देता है। और मान के चलो आपको अगरबत्ती का, साबुन का या कोई भी कुटीर उद्योग जो भी आप करना चाहो, अपना छोटा बिजनेस जो करना चाहो, तो ये उसमें आपकी हेल्प करता है। समूह के रूप में भी आपकी हेल्प करता है, जैसे 2-2, 3-3, 4-4 लोग इकट्ठा होकर के और किसी कार्य को करना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अधिक आपकी मदद करते हैं। दोस्तों इन सब के बाद में जो सहकारी समितियां हैं वो खाद बीज और दवाइयों का व्यवसाय भी करती है। दोस्तों मार्केट वैल्यूज के हिसाब से जो आप फर्टिलाइजर यूज में लेते हो, किसान भाई जो खाद बीज और दवाइयां उनको खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक होती है, वो सारी की सारी इन जीएसएस पर उपलब्ध होती हैं। इन सहकारी समितियों में वो सब आपने देखा होगा कि इफ्को और क्रबको का 1 नंबर क्वालिटी का जो है खाद यहाँ उपलब्ध होता है और मार्केट से कम पैसों में वो मिलता है। ओरिजिनलिटी की गारंटी होती है, क्वालिटी की गारंटी होती है गवर्नमेंट से अप्रूव होकर के वो पूरा माल वहां आता है। जो भी इनकी एक नियमावली होती है, जो समय सीमा होती है, जो इनके नियम और शर्तें होती है, उसके आधार पर के वो सारे प्रोडक्ट आते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं इफ्को की यूरिया की बात कर रहा हूं। इतना बढ़िया दाना होता है, इसका गोल दाना होता है, सारे सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। हर यूरिया के अंदर नाइट्रोजन तो 46% ही होती है, लेकिन दोस्तों दाने के आकार, प्रकार और उसकी बनावट है ना, वो मायने रखती है। मान के चलो जैसे घर के अंदर खाना बनता है तो चूरमा बनाया जाता है, तो घी तो सभी डालते हैं चूरमा में, भाई कोई ज्यादा डाल देता है, कोई कम डाल देता है, लेकिन स्पेशलिस्ट वो ही होता है कि जिस चूरमे के अंदर खाना बनाने वाले ने घी और मीठा बराबर मात्रा में डाला हो, जैसा हर आदमी उसको खा सके। होता तो वही चीज है सब में। इसी तरह दोस्तों इफ्को की जो यूरिया है, डीएपी है, इसकी मैंने क्वालिटी देखी है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए मैंने इसका आपके सामने जिक्र कर दिया है, क्योंकि मैं भी संबंधित हूं उससे, हम उनके प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपने डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, सिंगल सुपर है ना, और इसी के साथ में फिर आप जैसे मान के चलो जिंक हो गया,
33%, 21% जिंक आती है इसकी। दोस्तों इसी में आपने देखा होगा कैल्शियम भी आता है इसका। सागरिका के नाम से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है इफको ने, तो उसकी बहुत डिमांड है, मैंने देखा है उसको, और हमारी समितियों में बिकता भी है वो। किसान उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो वास्तव में है ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट। दोस्तों इसके साथ साथ में दवाइयों की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ने इस्तेमाल करके देखी हैं कि इफको की जो दवाइयां हैं वो किलोरो है, जिसे यूजो के नाम से जाना जाता है, हुमेत्सु है वो पौधे जब भी डालते हैं आप तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है। उसका जो रस शोषण का है, मतलब कैपेसिटी है उसकी, खाद्य पदार्थ को पौधे की ग्रहण करने की उसकी शक्ति को बढ़ाती है। इसके साथ में ही वर्मी कंपोस्ट आता है इसका। दोस्तों बहुत गजब वर्मी कंपोस्ट होता है। इधर मैं दवाइयों की बात करूं तो इमिडा है, किलोरो है सुकोयाका है, और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इसके, काइटाकू है, और ये आपका कागुआ है, ये इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड और हर्बिसाइड, सारी चीजें इसके अंदर उपलब्ध हैं, इन समितियों में उपलब्ध हैं। कीटनाशक भी है, कीट पतंगों को मारने वाली दवा भी है, फंगिसाइड फफूंदी नाशक भी है, जिसे हम ये कहते हैं कि भाई हमारी फसल खराब हो रही है, उसमें गलन हो रही है, उसमें फफूंदी लगी हुई है, तो उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए इनके अंदर दवा उपलब्ध होती है। और एक शाकनाशी अर्थात जो खरपतवार निकल आती है उस पर दवा डाल करके उसको खत्म करना होता है, जैसे पैंडा है, अल्ट्राजीन है, इस तरह की जो दवाएं हैं वो भी इन जीएसएसओ पर उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों खाद और दवाइयों की बात हुई, अब मैं आपको बीज की बात करता हूं कि हर खरीफ और रबी की फसलें जब बोई जाती हैं तो राजस्थान के अंदर राजफेड के नाम से संस्था बनी हुई है गवर्नमेंट की, वो इन जीएसएसओ पर बीज उपलब्ध कराती है, जो क्या कहना चाहिए, ग्रेडिंग करके साफ करके, और एक गुणवत्ता युक्त क्वालिटी युक्त जो बीज है वो इन जीएसएसओ पे मिलता है। मुख्यतः सरसों का, गेहूं का, चने का, और पशुओं को हरे चारे के रूप में जैसे बरसीन हो गया, आपका रिजगा हो गया है, जई हो गई, ज्वार हो गई, इस तरह की ये बीज हैं जो सब यहाँ उपलब्ध होते हैं। अभी बहुत अच्छा बीजों की श्रेणी को अगर आगे बढ़ाते हुए हम बात करें तो इन जीएसएसओ के ऊपर सरसों का, चने का, गेहूं का, और भाई आपके कॉटन का, ये सभी बीजें हैं जो यहाँ पर एक रीजनेबल रेट में, उपयुक्त रेट में, जो वास्तविक जो जायज है उस हिसाब से यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा जो कार्य होता है इन सहकारी समितियों का वो होता है पीडीएस का। पीडीएस का मतलब खाद्य पदार्थ जो दिए जाते हैं, राशन की दुकान जिसे आप कहते हैं, वो राशन का काम भी है, पीडीएस का काम भी ये सहकारी समितियां करती हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना काल के अंदर गवर्नमेंट की जो भी राशन आया था, गरीबों को 2 रुपया किलो गेहूं वाला आया था, या फिर इनका और भी जो चने की दाल वगैरह, चावल वगैरह, ये सभी चीजें इन जीएसएसओ पर उपलब्ध होती है। इसका सही तरीके से गुणवत्ता युक्त सामान जो गवर्नमेंट भेजती है उसका सही तरीके से जो वितरण होता है वो भी इन जीएसएस के माध्यम से किया जाता है। जिस कार्य को करती है गेहूं, धान और चीनी, ये जो राशन जो सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए दिया जाता है उसका वितरण भी सहकारी समितियां करती हैं। ग्राम सेवा सहकारी समितियां इसमें भी अपनी पूर्ण भागीदारी निभाती है। दोस्तों 2 रुपए किलो गेहूं सरकार की जो गरीबों तक पहुंचाने की पहल है, इसमें सहकारी समितियों का योगदान है। इसके अलावा
मनरेगा भुगतान का भी जो कार्य है वो समितियां करती हैं। दोस्तों, गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, मजबूर लोगों के लिए मनरेगा कार्यक्रम अपनी राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हर हाथ को काम योजना चलाई जा रही है। हर किसान को 100 दिन की मजदूरी पक्की, इस तरह का जो सिस्टम है वो राज्य सरकार कर रहा है और इनका जो भुगतान है वो भी सहकारी समितियां करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, राज्य की आपात स्थिति में भी सहकारी समितियां अपना योगदान देती हैं। इसमें जैसे मान के चलो ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि का जो पैसा आता है वो भी सहकारी समितियां अपने स्तर पर योग्य किसानों तक पहुंचाती है। सरकार के द्वारा आने वाले ग्रांट को भी सहकारी समिति उन तक पहुंचाती है। इन सब के अलावा दोस्तों, सहकारी समितियों का जो काम है वो नवाचार के कार्य भी ये करती हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, टिलर हो गया, मशीनरी हो गई, मतलब कृषि यंत्र के रूप में जो भी चीजें काम में आती हैं वो ये सहकारी समितियां उन्हें किराए पर किसान को उपलब्ध करा करके उसका कार्य पूर्ण कराती हैं। स्प्रे मशीन है दवा छिड़कने की, या फिर ट्रैक्टर है, ट्राली है, मशीनरी है, ड्रिल मशीन है, ये इस तरह के किसानों के काम आने वाले जो यंत्र है, इन सब को वो किसानों को किराए पर देकर के उस कार्य को पूरा कराती है। इसके अलावा बड़े कार्य के रूप में अगर आप लेना चाहो तो आरओ प्लांट सहकारी समितियों ने लगाए हुए हैं, जो शुद्ध जल जन जन तक पहुंचा करके उनकी आत्मा की और मन की संतुष्टि करती है। अच्छा पीने का पानी वो उन्हें उपलब्ध कराती है, बाजारों में भी देती है, गांवों में भी देती है, सबको ये पानी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा स्पेलर है, जो सरसों का तेल निकालने की जो घानी लगाई जाती है वो भी सहकारी समितियों ने लगा करके और तेल का व्यापार उन्होंने बनाया हुआ है। फ्लोर मिल है, आटा मशीन लगा कर, आटा चक्की लगा करके और बड़े पैमाने के ऊपर उसको सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सहकारी समितियां हैं ये बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके राज्य सरकार को दिखा चुकी है और इनके साथ साथ ही सहकारी समितियों में सुपरमार्केट का निर्माण किया जा चुका है। सुपरमार्केट में जो घरेलू चीजें काम आती हैं उन सब का एक बड़ा बाजार बना करके, जिस तरह ये बिग बाजार और मॉल वगैरह होते हैं, इस तरह से इन्होंने सुपरमार्केट बनाए हुए हैं जो आप सभी से छुपे हुए नहीं है। इसके अलावा मसालों को खरीद करके, उनकी कुटाई पिसाई करके, उनको ग्रेडिंग करके, उनकी पैकिंग करके भी सहकारी समितियां अपना कार्य निष्पादन करती हैं। दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता की जो शुरुआत है, मैं इस पे अपने अंतिम क्षणों में अपने व्यक्तित्व को, अपने इस वक्तव्य को खत्म करते हुए मैं अंतिम पड़ाव की ओर हूं और मैं जाते जाते आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि सहकारिता की जो शुरुआत है वो राजस्थान में कब और कहां से हुई। दोस्तों, 1904 डीग भरतपुर से कृषि बैंक की स्थापना के साथ में ही राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत हुई है। सहकारिता का जो बिगुल है वो भरतपुर से बजा है और भरतपुर में भी जो डीग है वहां से इसकी शुरुआत कृषि बैंक की स्थापना के साथ ही हुई थी। 1904 में ही अजमेर में सहकारिता की शुरुआत हुई। 1904 में पहला डीग भरतपुर और दूसरा अजमेर, इन दोनों से राजस्थान के अंदर सहकारिता की शुरुआत है। दोस्तों, 1905 के अंदर भिनाय अजमेर के अंदर पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। भिनाय अजमेर जिले की एक जगह है जिसका नाम है भिनाय। यहां पहली सहकारी समिति की स्थापना की गई थी 1905 में। इसके बाद 1910 में अजमेर में प्रथम सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी।
दोस्तों 1910 के अंदर अजमेर में जो पहला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी वो इसीलिए की गई थी कि किसानों को इससे ऋण उपलब्ध कराया जा सके। राजस्थान सहकारी सोसाइटी जो एक्ट है दोस्तों वो 14 नवंबर 2002 को आया था। 14 नवंबर 2002 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट बना था। तो किसान भाइयों, सहकारिता जो ध्वज है, सहकारिता का जो झंडा है, इसके अंदर 7 रंग की पट्टियां लगी हुई है, 7 रंग की पट्टियां। और दोस्तों सबसे अधिक जो सहकारी समितियां हैं वो जयपुर के अंदर हैं और सबसे न्यूनतम सहकारी समितियां हैं वो सिरोही जिले के अंदर हैं। दोस्तों राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत है वो 1904 भरतपुर अजमेर से हुई थी, 1915 में कोटा, 1924 में बीकानेर और 1934 के अंदर अलवर जिले से इसकी स्टार्टिंग बताई जाती है। 1935 में किशनगढ़ अजमेर, 1938 में जोधपुर, 1944 में जयपुर, 1947 में धौलपुर और 1949 में उदयपुर होती है। ठीक इसी तरह धीरे धीरे राजस्थान को, पूरे राजस्थान में सहकारिता की स्थापना हो जाती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को सहकारिता की अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश की है। अब समय अधिक होने की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और बची हुई जो जानकारी है वो अगली वीडियो किसान भाई आपके साथ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मुकेश कुमार यादव हर बार की तरह आपकी बार आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात लेकर के आया हूं और ऐसी अच्छी बातें आपको मैं बताने वाला हूं जो आपकी खेती बाड़ी में बहुत अधिक काम आने वाली हैं। कुछ लोग दवाओं के नाम को लेकर के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड के नाम लेकर के आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप लोगों से अधिक पैसा वसूलते हैं। आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप अपने खेत में क्या डाल रहे हो। वो सारी जानकारियां आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और मुझे विश्वास है कि वो सारी की सारी आपके साथ काम आएंगी, आपकी धन की बचत करेंगी, आपके समय की बचत करेंगी और आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने आया हूं वो है कीटनाशी, फफूंदनाशी और शाकनाशी। मतलब हम अपनी फसल के अंदर कीटनाशी यानी कीट पतंगे हैं, जो भी हमारी कीड़े मकोड़े जो भी लगते हैं फसल के अंदर, उनको नियंत्रित करते हैं। तो वो कौन कौन से साल्ट होते हैं, उनका रासायनिक नाम क्या होता है और उनका व्यापारिक नाम क्या होता है, जिसे हम कॉमर्शियल या ट्रेड नाम के नाम से जानते हैं। दोस्तों रासायनिक नाम का मतलब होता है साइंटिफिक नेम, क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं और एक ही नाम को कंपनियां अलग अलग नामों से, किस तरह से ये अलग अलग नामों से उसको उच्चारण करती हैं। दोस्तों विभागीय टूर के अंदर विभाग के द्वारा हमें एक ट्रेनिंग दी गई थी, 1 ईयर डिप्लोमा जो हमने किया था चित्तौड़गढ़ के यूनिवर्सिटी के अंदर। और तब से मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होने लगी। मेरा रुझान पहले से भी रहा है पढ़ने में और पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो मैंने विचार किया कि जैसे मैं पढ़ा हूं, जैसे मुझे पता चला है, तो क्यों ना वो जानकारी आप लोगों तक शेयर कर दूं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा कीटनाशी के ऊपर। कीटनाशी से मतलब है इंसेक्टिसाइड। दोस्तों इसके अंदर मैं 4-5 चीजें आपको बताने वाला हूं जो आप सुनिए। कीटनाशी है जिसको इंसेक्टिसाइड भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला होता है क्लोरोपाइरीफॉस, ये 20 EC के अंदर आता है, 20 EC के अंदर आता है। और इसका कॉमर्शियल जो नाम है वो डर्सवान है।
क्लोरोपाइरीफास को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से अलग अलग तरह से उसको प्रदर्शित करती हैं। मैं दोस्तों एक दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, मेरे सामने मेरे ही क्षेत्र का एक किसान उसके पास आया, प्याज महंगी चल रही थी और वो किसान चाहता था कि उसकी प्याज है वो बहुत जल्दी मोटी हो जाए। तो जैसे ही वो दुकान के ऊपर आया, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, वो आके बोलो लाला जी, बोलो हाँ जी भाई साहब, बोरा जी बताओ, बोरा जी बताओ। बोलो बताना बताना कुछ नहीं है, प्याज हो रही है महंगी और मेरी 5 दिन के अंदर ही 5-5 किलो की प्याज बन जाए, इस तरह की दवाई दे दे। बोले यार थोड़ा महंगा पड़ेगा। अरे बोलो पैसा वैसा चाहे कुछ भी लग जाए वो दे दो। अब भैया उन्होंने क्या काम किया कि जो एनर्जी नाम की डस्ट आती है, एनर्जी जो आती है दानेदार, उस एनर्जी को 5 कंपनियों में अलग अलग पैकिंग से उसको दे दी। बोलो मेरे को किलोरो दे दो, उन्होंने सब किलोरो दी, 3 कंपनियों की किलोरो दे दी उसको। अरे यार मैं यही समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि एक ही साल्ट लीजिए, आप साल्ट देख करके लीजिए, कंपनी वो लीजिए जिसका पैसा कम होता है, जिसका चार्ज कम लगता है। लेकिन मेरे वो भोले किसान अलग अलग डब्बे देख करके ले गए, बोले इनका क्या करना है कि बोलो इनको एक साथ मिला देना, इनको एक साथ कर देना, इनकी स्प्रे निकलवा देना, इनको ऐसे डाल देना, इसको ऐसे डाल देना। भाई साहब एक ही साल्ट उसने 3 अलग अलग कंपनियों के नाम से उसको दिया, यानी कि 2 जो अलग से अलग कंपनियों के जो दिए थे वो उसको नुकसानदायक रहे। मिट्टी की उर्वरक शक्ति में भी उससे फर्क पड़ा और उसकी जेब के ऊपर वजन तो पड़ा ही पड़ा। वो तो उसको नुकसान हुआ ही हुआ उसकी जेब का तो, लेकिन साथ ही मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी उसमें भी उसको काफी नुकसान हुआ। लेकिन समझाए कौन? इसके बाद दूसरे होते फास्फोमिडान, 85 EC के अंदर होती है, इसको डाइमेक्रान बोलते हैं। तीसरा आता है डाइक्लोरोवास, ये 70 EC के अंदर आती है, इसे न्यूआन भी कहा जाता है। डाइमिथ्योट ये 30 EC के अंदर आती है, ये रोगोर के नाम से प्रसिद्ध है, इसका जो व्यापारिक नाम है, ट्रेड नेम है जो रोगोर है। इसके बाद एंडोसल्फान आती है, ये 35 EC के अंदर होती है, इसको थायोडान और हिल्डान के नाम से भी जाना जाता है। मोनोक्रोटोफॉस 36 EC के अंदर है, इसको न्यूआक्रान भी कहते हैं, जिसे मोनोसिल के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग कंपनी का, नागार्जुन है इसको मोनोसिल के नाम से बेचती है, श्रीराम वाली न्यूआक्रान के नाम से बेचती है, इप्को वाले किशोर, अलग अलग कंपनियों ने इसके अपनी अलग अलग तरह से बनाया हुआ है। दोस्तों यहां मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं कि जिस तरह डीएपी के अंदर 1847 होता है, इसी तरह यूरिया के अंदर 46% होता है। ठीक उसी तरह किसी भी कंपनी का देख लीजिए, यूरिया लेकर आओगे तो 46% नाइट्रोजन होगा। इनमें जो अंतर होता है वो सिर्फ एक चीज का होता है कि आप इफ्को का और श्रीराम का यूरिया लेंगे तो उनके दाने अच्छे मिलेंगे, गोल दाने मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। उसके बाद उत्तम का अगर यूरिया ले रहे हो तो उसमें दाने की जो आकार है उसमें अंतर मिलेगा, चूरा मिलेगा थोड़ा सा। उसके अलावा किसी किसान का या किसी और कंपनी का, जो भी लोकल कंपनियां हैं, उनका अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो, यूरिया ले रहे हो, तो उसके अंदर और ज्यादा चूरा मिलेगा, रेता मिलेगा, बस ये अंतर होता है। बल्कि इनके अंदर मात्रा जो होती है वो सब में 46% नाइट्रोजन होती है, 46% इनमें सब में होती है। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी की दवाएं लीजिए, आप साल्ट सबको वही देना पड़ता है, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट होता है, एक तरीका होता है, उसको उसी तरीके से बनाना होता है। आपने कोई भी केमिकल कंपनी लगाई, आपने दवा कंपनी लगाई और दवा का लाइसेंस लेकर के, गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इसकी विधियां हैं, उन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आप अपना नाम रख सकते हैं। लेकिन जो उसका प्रोडक्ट निकलेगा, उस प्रोडक्ट के अंदर शर्त के अनुसार, नियम के अनुसार मात्रा वही होती है। दोस्तों इसके बाद ऑक्सीडिमेटान मिथाइल है, इसका मेटासिस्टाक्स भी बोलते हैं। कुनालफोस 25 EC के अंदर आती है दोस्तों, इनका इकला
साइफरमेथ्रिन 10 EC के अंदर आती है, इसको साइफरमेथ्रिन के नाम से ही जाना जाता है। और नीम ऑयल होता है 0.03%, इसको निमिसिडीना भी बोला जाता है। दोस्तों ये तो कीटनाशी हुए तरल के रूप में, ऑयली के रूप में, तेलीय तरल के रूप में। इसमें डस्ट भी आती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कार्बराइल 50 WP में, जिसको सेवन भी बोला जाता है। ये तो दोस्तों हुआ कीटनाशी, जिसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। कीट पतंग को नियंत्रित करने के लिए तरल या डस्ट के रूप में इसको यूज लेते हैं। दोस्तों इसी ही कृषि कार्य को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर हमारा जो अगला सोपान आता है, हमारी अगली जो सीढ़ी आती है, उसके अंदर हम फफूंदीनाशी बोलते हैं, जिसको फंगिसाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों फंगिसाइड के रूप में, फफूंदीनाशी के रूप में कुछ मैंने इकट्ठा किए हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों जैसे अभी कीटनाशक बताए थे मैंने, इन कीटनाशियों के अंदर 10 मैंने कीटनाशी बताए हैं। ये सारे के सारे कीटों को नियंत्रण करने वाले हैं। स्प्रे के माध्यम से, तेलियां हैं, पानी में घोल बना करके इनकी स्प्रे करके हम कीटों पे नियंत्रण करते हैं। फसल को देखते हुए, फसल की आवश्यकता के अनुसार कीटों का जो प्रकोप है, कीटों का जो आतंक है, कीटों की जो बढ़ती हुई संख्या है, उस मेजर जनसंख्या को बढ़ते हुए, कीट की संख्या को बढ़ते हुए उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो 10 मैंने कीटनाशी बताए हैं, इनको आप आवश्यकता के अनुसार यूज ले सकते हैं। आप ये मत देखिए कि ये मंगल सिंह की कंपनी है, कि ये मुकेश की कंपनी है, कि ये रामउतार भाई की कंपनी है, कि या ये जोधपुर वाले की कंपनी है, कि कहीं की कंपनी है। आपको सिर्फ इन सब चीजों के अंदर देखना है कि इसके अंदर साल्ट कौन सा है और कितना परसेंट है, और इसकी लागत क्या है, रेट क्या है इसका, ये देखना है आपको। कम पैसे में अच्छी डोज, अच्छी मात्रा अगर आपको मिल रही है तो आप उसको लीजिए। दोस्तों दूसरा जो इसका सोपान है खेती का, जिसके अंदर हमें अधिक आवश्यकता पड़ती है, वो होती है फंगिसाइड, फफूंदीनाशक। फफूंदीनाशी में दोस्तों सबसे पहले आता है जिंक मैग्नीशियम कार्बोमेट। जिंक मैग्नीज कार्बामेट 75% WP में है। इसको मैनकोजेब या डाइमेथेन M45 भी बोलते हैं। M45 के नाम से दोस्तों बहुत अच्छा व्यापार चलता है लोगों का, बहुत अच्छी दुकानदारी होती है, बहुत पैसा लूटते हैं दुकानदार। छोटी छोटी पैकिंग होती है, इनका मोटा मोटा पैसा होता है। आपको जो देखना है इसके अंदर, इसमें सिर्फ ये देखना है कि इनके अंदर जिंक मैग्नीशियम कार्बामेट हो, 75% WP में हो, ले लो, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, अच्छा है। दूसरा है कार्बनडाजिम 50 WP में, जिसको आप बावस्टीन बोलते हैं। अगला है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी 50 WP में है, ब्लाइटेक्स बोलते हैं इसको। अगला है थीरम 75% ड्राई, इसको थीरम के नाम से ही बोलते हैं। इसका व्यापारिक जो नाम होता है वो थीरम ही होता है। और दोस्तों इसके बाद में जो सबके काम आने वाला है, लगभग जो इसको यूज करते हैं, जो लोग खेती करते हैं, पुराने समय से जो खेती करते आ रहे हैं, जो पैसे की कदर समझते हैं, पैसों को मतलब समझते हैं, पैसे का अर्थ जानते हैं, पैसे को किस तरह से यूज करना चाहिए, वो इस चीज को जानते हैं। उनको पता है कि गंधक पाउडर 80%, जिसको सल्फेक्स के नाम से जाना जाता है, ये बहुत अधिक चलती है। मैं जहां जहां किसानों के बीच में गया हूं, मैंने उन लोगों के साथ में देखा है कि वो लोग इस तरह का गंधक के छिड़काव को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जब जब भी इनको जरूरत पड़ती है वो इसको लेके रखते हैं। दोस्तों मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बताई है। एक तो वो बताई है जो कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड जिसे कहा जाता है, कीटों पे नियंत्रण किस तरह किया जाता है, कीटों को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से साल्ट कब कहां कैसे कैसे यूज किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया फंगिसाइड। पौधे के अंदर जब फंगस लग जाता है, गलन लग जाता है, मुरेड़ा लग जाता है, माथा बंधन हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, या फिर आपने देखा होगा उनके अंदर गलन स्टार्ट हो जाती है, मतलब ऊपर से सिकुड़ती हुई पीली पड़ेंगी,
और कलर बदलेंगी, उसके अंदर जाली टाइप हो जाएगा और उसमें फफूंद लग जाएंगी, मतलब सफेद सफेद फफूंदी सी लग करके, और फसल को जो खराब करने लगती है उसको फफूंदी बोलते हैं। फंगिसाइड अंग्रेजी में जिसको फंगिसाइड कहा जाता है, हिंदी में उसको फफूंदीनाशक कहा जाता है, जिसके अंदर M45 डाइमेथिल वगैरह, थीरम वगैरह जो हमने आपको दवा बताई है वो इस तरह से काम में ली जाती है। दोस्तों इसके बाद में आती है जो तीसरी जो कड़ी हमारे साथ जुड़ती है, उसको कहते हैं शाकनाशी, हर्बिक डिजीज। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि फसल के अंदर खड़ी हुई खरपतवार को कंट्रोल करना। हमने जो भी फसल लग रहा है, कि मान के चलो जैसे गेहूं लगाया हुआ है, गेहूं के अंदर बथुआ, खरतुआ ये खड़ा हो जाता है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। बाजरा लगा देते हैं, ग्वार लगा देते हैं, मक्का लगा देते हैं। बाजरे और मक्के के अंदर लगाने के बाद उसके अंदर जो सांटी खड़ी हो जाती है, चौड़ी चौड़ी गोल गोल पत्तियां जो निकलती है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम एट्राजिन को यूज में लेते हैं। अब लोगों का तरीका अलग अलग है। मैं दोस्तों अपनी खुद आंखों की देखी हुई बात बताता हूं। हमें टंकी से खोल बना करके किसी भी चीज को हम यूज करते हैं तो उसमें कम खर्चे में अच्छा फायदा मिलता है। बट मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो युवा किसान हैं, मेरे अच्छे जो दोस्त हैं, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हैं, जो वो टंकी को पीठ पे लादने में भी बहुत दुख महसूस करते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग थे, किसान थे, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, या इनसे पहले की जो पीढ़ी है, वो खेती करते थे तो मेहनत से बिल्कुल नहीं डरते थे। आप उनके साधन देखिए, पहले रहट से चला करके, लाव ढीकली से पानी निकाल निकाल करके वो अपनी फसल करते थे, फसल की कटाई करते थे, फिर उसकी कटाई करते थे, उसकी चूटनी बोलते थे, बाली को अलग निकालते थे, भूसा अलग निकालते थे, फिर उसको ट्रैक्टर से कटवाते थे, या ट्रैक्टर बाद में आ गया था, ट्रैक्टर से चलाते थे, उसके ऊपर गाहेटा गाते थे, मतलब पशुओं से उसके ऊपर घुमा घुमा करके उसको निकालते थे, फिर उसको ऐसे बरसाते थे। बरसाने के बाद में उसको लेकर के वो जब वो घर में पहुंचते थे तो उनमें उनकी खेती करने में खर्चा भी कम लगता था। खर्चा कम, अगर किसी भी कार्य को करने में आपका खर्चा कम लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इनकम अधिक हो और खर्चा कम हो तो उसमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, बचत होती है। उन लोगों के टाइम में अन्न कम होता था तो खर्चा बिल्कुल नहीं होता था, ये मान के चलिए आप, और फिर भी उनके पास बचत अच्छी हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? कि वो इन्वेस्ट कम करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं कि पहले की बजाय हम बहुत ज्यादा अन्न उत्पादन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारी फसल हमारे पास आ रही है। हमारे दादा परदादा के टाइम से लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं और आज की जब हम चर्चा करते हैं तो कम से कम 10 से 20 गुना फसल हम अधिक ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि जिस दिन खेत के अंदर हम कदम रखते हैं उस दिन से, और फसल निकाल करके वापस घर में आते हैं, तब तक रोज खर्चा करते हैं। किस तरह खर्चा करते हैं? पहले ऊपर का पानी होता था, खर्चा उनका कम आता था, लेकिन अब हमें सबमर्सिबल से पानी निकाल करके खेत में देना होता है, खर्चा आता है। पहले पानी ऐसे फैला के दे देते थे, लेकिन आज हमारी मजबूरी का हमें फव्वारा लगाना पड़ा। फव्वारे के साथ में हमने अपने ऑटो स्टार्टर को लगाया हुआ है, जो टाइम आए उसको चला दे, टाइम आए बंद कर दे। उसके बाद खेत में बिजाई करने के लिए ट्रैक्टर चल रहा है, मशीन चल रहे हैं, टिलर चल रहे हैं, हल चल रहे हैं, और कंबाइन चल रही है, रोटावेटर चल रहा है। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा तकनीकी से हो रहा है, मशीन से हो रहा है। और जब हम मशीन से हम पूरा कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य करने का हमें पैसा देना पड़ रहा है। जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं और फिर बाद में हम उसको मार्केट में ला करके बेचते हैं और फिर उसका आकलन किया जाता है, तो एकदम से हमारा दिमाग सन्न रह जाता है कि यार इतना ज्यादा हुआ। मैंने देखा पड़ोसी से मेरा 4 बैग ज्यादा हुआ, उससे 2 मन ज्यादा हुआ, उससे 8 मन ज्यादा हुआ, और फिर जब हम आकलन करते हैं तो कहते हैं यार कुछ नहीं बचता खेती बाड़ी में। दोस्तों बचता है। ईश्वर ने सबसे अच्छी नेमत किसान के ऊपर नवाजी है। गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, जब एक दाना हम जमीन के अंदर डालते हैं तो वही एक दाना
कई गुना रूप लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। दोस्तों, जब एक दाने से आपको 1000 दाने मिल रहे हैं, 500 दाने मिल रहे हैं, आपको 40 दाने मिल रहे हैं या 100 दाने आपको मिल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि देने वाला आपको कम कैसे दे रहा है। एक सरसों का बीज आपने डाला और जैसे बाहर निकाला तो 100 ग्राम सरसों एक पेड़ से आपको निकल रही है, 50 ग्राम सरसों निकल रही है, 30 ग्राम सरसों आपको मिल रही है। एक पेड़ से निकलने वाले पूरा इतना बड़ा बोझा बन जाता है। एक दाने से हजारों दाने आपको मिल रहे हैं, लेकिन हमें बचत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम उसमें खर्चा अधिक कर रहे हैं। हमारा तरीका अलग है। दोस्तों, कम खर्चे में अधिक फसल लेना ही उत्तम किसान का कार्य है। विकासशील, विकसित किसान उसी को कहा जाता है जो कम लागत में अधिक फसल ले। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शाकनाशी की, खरपतवार नियंत्रण की। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको 5-7 चीजें बता देता हूं। आपका अधिक समय ना लेते हुए मैं ठीक अपनी वाणी को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए, शाकनाशी में जैसे 2,4-D 80% NA साल्ट में होती है, जिसको बिल्डक्स जी बोला जाता है। अगला है यूटाक्लोर 30 cc में, मचेटी बोला जाता है इसको। अगला है एट्राजीन 50 WP। एटाजीन को एटाटेफ भी बोलते हैं। इसी शाकनाशी में एक अगला है पेंडिमिथिलीन 30 cc। दोस्तों, स्टाम्प के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। आपने देखा होगा किसानों को प्याज लगाने से पहले भी, अरे स्टाम्प डाल देना, स्टाम्प डाल दो, स्टाम्प डाल दो। उन्होंने स्टाम्प याद किया हुआ है, साल्ट याद नहीं है। उनको नहीं पता कि पेंडिमिथिलीन है, वो 30 cc में है, वो इस काम को करती है। नहीं, एक कंपनी विशेष ने इसको स्टाम्प नाम दे दिया, तो ये उसी के पीछे। एक और है इसी क्रम में आगे बढ़ते, आइसोप्रोटूरान। दोस्तों, 50% WP में होता है ये। इसको एरिलान के नाम से जाना जाता है। आइसोप्रोटूरान 75 EC, 75% WP में एरिलान। ये शाकनाशी है दोस्तों, खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए। इन सब के अलावा हम जो यूज करते हैं खेती के अंदर, तो उनमें दोस्तों जिंक फास्फेट 80% डस्ट आती है, जिसको जिंकटाक्स नाम से जाना जाता है। EDB एम्फ्यूल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम पैकेट में आता है, और एक NNA 4.5% इसी के अंदर आता है, जिसको वर्धक या प्लानोफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे खेती की मूलभूत आवश्यकताओं की, फसल को बचाने की, फसल की जो हर स्थिति के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले घटक थे, उन सबको किस तरह से, किन किन स्थितियों में जो हम कंट्रोल कर पा रहे थे, वो सब मैंने आपको तीनों चीजें मैंने बताई। सबसे पहले कीटनाशी बताया, फफूंदीनाशी बताया, शाकनाशी बताया, और अन्य और भी जो इसके विकल्प है वो सब मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन सुधरे पढ़ाई से, खेत सुधरे नलाई से। नलाई का मतलब ये है कि उसमें निराई गुड़ाई करना, खरपतवार को बाहर निकालना, कीट पतंगों को बाहर निकालना, जो कृषि को, खेती को नुकसान देने वाले कारक हैं, उन सब से निजात पाना। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।